Hello friends, my name is Mansi Pandey and today I am going to teach you a very important and interesting topic of genetics, that is DNA replication. So let's start it. DNA replication. तो DNA replication क्या चीज़ होती है? आज हमको वो जानना है. Replication means होता है कि किसी भी चीज़ का एक के साथ दो हो जाना, मीन्स DNA अपनी ही एक और कॉपी बना लेता है, उसे हम लोग कहते हैं DNA replication. तो इसकी डेफिनेशन पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए? बिफोर अंडरगोइंग सेल डिवीजन अ सेल फर्स्ट डबल्स इट्स डीएनए अमाउंट. मतलब जब भी सेल डिवीजन के लिए जाता है वो अपनी डीएनए अमाउंट को डबल कर देता है. मीन्स एक जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इसे हम लोग कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होना, मीन्स अपनी ही एक और कॉपी बना लेना. The process by which the amount of DNA is doubled is called replication. जिस प्रोसेस से डीएनए का अमाउंट डबल होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए इज़ द ओनली मॉलिक्यूल विच हैज़ द पावर ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास पावर होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की, मीन्स वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट उसमें नीड नहीं होता है. अब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है उसको जानने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें यूज़ होने वाले एंजाइम्स को हम लोग जान लें. तो एंजाइम्स के बारे में जानने के लिए हमें उसके कुछ एंजाइम्स पढ़ने पड़े, और इसके जो हैं एसेंशियल 4 एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे कि पहला टोपोमरेस एंजाइम, हेलिकेस एंजाइम, प्राइमेस और लाइगेस एंजाइम. सबसे पहला है टोपोआइसोमेरेस, हेलिकेस, लाइगेस एंड प्राइमेस. ये जो 4 एंजाइम्स हैं ये जो होते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. पहला आता है हमारा टोपोआइसोमेरेस एंजाइम. तो टोपोआइसोमेरेस एंजाइम क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द कॉइलिंग टेंशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल. जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है. तो हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स कॉइल स्ट्रक्चर होता है, मीन्स इसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं ए टी के जी सी के. एडीन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है. तो इसमें हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं. एडनीन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से. ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं. तो टोपोआइसोमेरेस एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में क्या रोल प्ले करता है? वो इस डबल हेलिक्स कॉइल स्ट्रक्चर को सिंगल तोड़ने का काम करता है. इसमें जो कॉइलिंग होती है ये इसको रिमूव करके एक स्ट्रैंड डीएनए का इस टाइप से एक डबल स्ट्रैंड्स तैयार कर देता है. सो द वर्क ऑफ टोपोआइसोमेरेस एंजाइम इज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द कॉइलिंग टेंशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल. जो कॉइल्ड होता है डीएनए ये इसको रिमूव कर देता है और उसको एक सिंगल स्ट्रैंडेड में ले आता है, मीन्स स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है ताकि जो रेप्लिकेशन हो जाए उसमें ईजिली हो पाए. नेक्स्ट आता है हेलिकेस एंजाइम्स. हेलिकेस एंजाइम क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंजाइम विच इज़ यूज टू सेपरेट द 2 strands ऑफ डीएनए बाय कटिंग देयर strands. नाउ व्हाट इज़ हेलिकेस? हेलिकेस एंजाइम क्या है? हेलिकेस एंजाइम्स होता है वो 2 strands ऑफ डीएनए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उनको अलग करने का काम करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए एटी और जीसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये उन बॉन्ड्स को हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करने का. जैसे कि इसमें आपने देखा ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जो होते हैं हमारे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं और ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं. हेलिकेस एंजाइम जो होता है हमारा वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है ताकि हमारा जो रेप्लिकेशन हो वो ईजिली होता चला जाए. जैसे कि इसमें ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा है, तो इसमें जो हेलिकेस एंजाइम है ये इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ देगा ताकि दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो क्या हो जाए, अलग अलग होके. हमारा जो एंजाइम आता है उसे हम कहते हैं प्राइमेस एंजाइम. अब प्राइमेस एंजाइम क्या वर्क करता है? इट इज़ एन एंजाइम विच इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स. इट इज़ अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. अब प्राइमेस क्या चीज़ है? तो इसको अगर हम लोग को जानना है तो इसको हम लोगों को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना होगा, मीन्स स्मॉल सीक्वेंस में पढ़ना होगा.
मेनली प्राइमर का यूज़ हम लोग तब समझ सकते हैं जो हम लोग डीएनए का प्रोसेस, डीएनए एप्लीकेशन का समझ रहे हो। इस टाइम हम लोग को इतना समझना है कि ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है। जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में जाता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो उसके न्यू सिंथेसिस डीएनए के मीन्स अगर हमारा मान लीजिए ये 2 डीएनए स्ट्रैंड्स हैं हमारे और इसमें ये स्टेप से रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो जो नया इसमें स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वहाँ पे उसको सिंथेसाइज होने के लिए एक प्राइमर अटैच करते हैं। मीन्स प्राइमर क्या होता है हमारा स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर को हम लोग स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्या होता है, स्मॉल सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो आगे की चेन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझा लूँगी। नेक्स्ट हमारा आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इट कैन कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट 3-OH and 5-OH phosphate bonds that is between the adjacent nucleotide during proofreading। हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारा जो डीएनए प्रोसेस होता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक प्रूफ रीडिंग एंजाइम मैकेनिज्म होती है जिसमें लाइगेज वर्क करता है। So now we will start the process of DNA replication. Now we start the process of DNA replication. DNA replication जो होता है हमारा, इसमें 4 steps होते हैं। There are 4 steps in DNA replication. First step is uncoiling and separation of 2 strands, polymerization of deoxyribonucleotides and formation of new DNA strands, continuous synthesis at one strand and discontinuous at another, proofreading mechanism and DNA repair. Now these 4 steps are playing very essential role in the process of DNA replication. Now we will start the process of DNA replication step by step. There are following steps involved in DNA replication. So first step is uncoiling and separation of two strands. सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है हमने इसको फ्लो चार्ट में बना लिया है, क्योंकि हमारा पैराग्राफ से इजीली रीड फ्लो चार्ट में हम लोग इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और इजीली उसको स्टेप बाय स्टेप याद करने के लिए भी, और क्विक रिवीजन एग्जाम टाइम इसमें क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है अकर्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेल साइकिल जानते हैं कि इसमें 2 स्टेजेस या पीरियड्स होते हैं। उसमें हमारा फर्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस जो होता है उसको हम लोग रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। हमारा जो इंटरफेज होता है वो 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है। इंटरफेज 3 सब फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फेज उसमें जो होता है हमारा वो होता है G1 फेज, जिसे हम लोग फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज एंड एस फेज दैट इज सिंथेटिक फेज। जो एस फेज होता है वो हमारा 3 स्टेप में यूज़ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो एस फेज में होता है सेल साइकिल के। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म। जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारा जो रेप्लिकेशन डीएनए का 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो वाई शेप की रेप्लिकेशन फॉर्क बना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाई शेप की क्या बना लेते हैं, हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बना लेते हैं। देखिए जैसे कि ये 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, एक स्ट्रैंड हमारा 5' से 3' जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड 3' एंड से 5' एंड तक जा रहा है। इसके बीच में ये एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन के बॉन्ड्स बने हुए हैं। हमारा जो डीएनए है ये पहले हम लोग ने इससे बताया था मैंने आपको कि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम की वजह से इसको अलग कर देते हैं, हेलिकेस एंजाइम काट देता है। उसी स्टेप में हमारा ये देखिए जैसे कि 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसको टोपोआइसोमेरेज ने इसकी कॉइलिंग टेंशन को रिमूव कर दिया है। इसकी कॉइलिंग टेंशन को क्या कर दिया है, इसको रिमूव करके डबल स्ट्रैंड से इसको 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स में ले आया है। अब यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है। कैसे, वाई शेप का बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें इस डीएनए रेप्लिकेशन में वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको 4 एंजाइम्स बताए थे, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, हेलिकेस एंजाइम, लाइगेस एंजाइम एंड प्राइमेस एंजाइम। तो हमारा जो हेलिकेस एंजाइम होता है वो एंजाइम्स को कट करने के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के, उसको कट करने का काम करता है।
और टोपोआइसोमरेज क्या करता है, उसकी कॉइलिंग टेंशन को रिमूव कर देता है। सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये रेप्लिकेशन फॉग बन गई है। इसमें टोपोआइसोमरेज ने इसकी कॉइलिंग टेंशन को रिमूव कर दिया, क्योंकि जो हमारा डीएनए होता है वो इस टाइप से हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है। सो इसने इसकी कॉइलिंग टेंशन को रिमूव करके दो स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना दिए। और इनके जो एडेनिन गुआनिन मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स थे, इनके सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, उसको अलग करने का काम किसने किया है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करते हैं, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनी हुई होती है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों सीक्वेंस अटैच होते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, और गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम इनको कट करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डबल हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड जो होते हैं उनको जब सेपरेट करना होता है तो स्टेबलाइजिंग प्रोटीन उसमें हेल्प करती है। एसएसबी प्रोटीन्स मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन फॉग। जो हमारा वाई शेप का रेप्लिकेशन फॉग बना हुआ होता है इस टाइप से, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है कि मीन्स वो अगेन जॉइन ना हो जाए, उसको कौन मेंटेन करता है, एसएसबी प्रोटीन्स। दे आर द काइंड्स ऑफ प्रोटीन। Each strand act as a template for the synthesis of new strand. मीन जैसे ही हमारे ये स्ट्रैंड अलग हुए, ये स्ट्रैंड्स हमारे क्या हो गए, हमारे जैसे ही ये स्ट्रैंड्स अलग हो गए, यहाँ पे देखिए नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना शुरू कर देगा। मीन्स ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, सिंथेसाइज ऑफ न्यू डॉटर स्ट्रैंड। आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ न्यू स्ट्रैंड दे इमीडिएटली गो फॉर रेप्लिकेशन। जैसे ही मान लीजिए हमारे ये दोनों तरह के स्ट्रैंड्स अटैच हो गए, मीन्स नया सीक्वेंस बन गया, फिर ये अलग हो जाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, फिर न्यू स्ट्रैंड। मीन्स रेप्लिकेशन होता रहता है, एक स्ट्रैंड बनता है और तुरंत रेप्लिकेशन के लिए चला जाता है। आज का हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। मीन्स लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डायग्राम के टॉपिक्स में इसमें कुछ वर्ड्स आएंगे जो हम लोग को कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो पढ़ते समय और हम लोग ईजिली फ्लो में उस चीज़ को पढ़ जाए, इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, पहले जो हम लोगों ने डायग्राम कल देखा था उसको हम लोग अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसमें जो पॉइंट्स मेंशन है उसको देख लेंगे। सो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हम लोगों ने देखा था कल, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने समझी थी। अब मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर बता दूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मेंशन है जो आगे के पॉइंट्स में आएंगी, बट हम लोग को कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं इसको भी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि अलग हो चुका है, दो सिंगल स्ट्रैंड्स में आ चुका है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि मैंने एक स्ट्रैंड पे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, रेप्लिकेशन फॉग, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ कंटिन्यूस सिंथेसिस, ओकाज़। इसे कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि जब आप डायग्राम देख लो कि क्या चीज़ है, इसमें क्या मतलब है इसका। सो मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आगे के पॉइंट्स में कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। हम लोग तो ये तो जानते हैं कि हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, बट अब ये एक को हमने लीडिंग और एक को लैगिंग क्यों कहा है, इसको लैगिंग या इसको लीडिंग क्यों नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे क्या मतलब है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। लीडिंग स्ट्रैंड मतलब होता है द स्ट्रैंड दैट लाइज इन द करेक्ट डायरेक्शन फॉर रेप्लिकेशन। मतलब वो स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में करेक्ट डायरेक्शन में। अब ये करेक्ट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी। सो करेक्ट डायरेक्शन मतलब कि जैसे कि आप अभी प्रूफ रीडिंग और उसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में ही होती है। सो हमारा ये स्ट्रैंड है, इसमें ये देखिए एक डायरेक्शन, क्योंकि हमारा डीएनए जो मॉलिक्यूल है इस तरह से जा रहा है, टूट रहा है। सो 5' से 3' सिंथेसिस ईजिली हो रही है, तो ये करेक्ट डायरेक्शन फॉलो कर रही है रेप्लिकेशन। क्योंकि ये चीज़ ऐसे टूट रही है, देखिए यहाँ टूटा फिर ये टूटा, इस तरह से आएगा। बट अगर हम 3' से 5' डायरेक्शन वाले में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसको सिंथेसाइज हमेशा 5' से 3' होगा, बट अगर ये 3' से 5' है मीन्स ये अपोजिट सिंथेसाइज होंगे ये दोनों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे ये कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी, बट जब अपोजिट डायरेक्शन में ये अटैच होंगे, न्यू सिंथेसिस होगी, तो इसके लिए हम लोग को लार्ज अमाउंट में प्राइमर्स अटैच करने। नेक्स्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन पॉइंट ये भी हो सकता है कि इन लीडिंग स्ट्रैंड ओनली सिंगल प्राइमर इज नीडेड एंड इन लैगिंग स्ट्रैंड डिफरेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमर इज नीडेड। अब ये प्राइमर हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्यू न्यूक्लियोटाइड की मीन्स स्मॉल चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जिसको हम लोग मीन्स प्राइमर कंसिस्ट को प्राइमर बोलते हैं हम लोग। और ये डीएनए की नहीं बल्कि हमारे आरएनए मॉलिक्यूल की शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड
चेन होती है। ये जो फॉर्मेशन होता है प्राइमर का, ये कैटालाइज होता है एंजाइम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेज एंजाइम। और ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। क्या है हमारा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट जो बताना चाह रही हूँ वो है डीएनए पॉलीमरेज। सो अब हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है हमारा, वो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। ये एक ऐसा पॉलीमराइजिंग एंजाइम है जो पॉलीमराइज करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, ताकि वो डीएनए के स्ट्रैंड्स बना सकें। हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, उस एक डीएनए पॉलीमरेज एक ही स्टैंड पर वर्क करता है, इसलिए दो डीएनए पॉलीमरेज दो अलग अलग स्ट्रैंड्स पे वर्क करते हैं। ये दो अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिसोम यूनिट विथ 2 डीएनए पॉलीमरेज। इसको क्या कहते हैं, रेप्लिसोम यूनिट विथ 2 डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट बात हमारी आती है जो है वो ये है कि ये जो मेनली वर्क करता है बैक्टीरिया पे। 3 डिफरेंट टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मेनली जो हम लोग डीएनए सिंथेसिस की, डीएनए रेप्लिकेशन जिस सिंथेसिस के एंजाइम की बात करेंगे वो हमारा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मीन्स यहाँ हमारा कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हुआ है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। मेनली हम लोग जो है यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को यूज़ करते हैं, और जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है हमारा, ये स्टिल इसकी रिसर्च जारी है, क्योंकि अभी इसके फैक्ट्स डायरेक्टली बायोलॉजी में क्लियर नहीं करे हुए। बात आती है अब हमारी कॉज की, पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये हमारा एशेरिया कोलाई में रिसर्च के लिए यूज़ होता है। हम लोग डीएनए पॉलीमरेज रिसर्च एशेरिया कोलाई में करते हैं। ये कैसा, एक रफली स्फेरिकल एंजाइम होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 होता है, और इट कंसिस्ट अ सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद अबाउट 1000 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 होता है। मेनली ये 12th स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप नीट या आगे को कोई एग्ज़ाम्स कर देना चाहते हैं उसके लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक नीट में एक बार आया था कि विच एंजाइम इज़ नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। सो हमारा कौन सा एंजाइम कॉर्नबर्ग एंजाइम है। सो ऑप्शंस वर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या डीएनए पॉलीमरेज। सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेक डीएनए पॉलीमरेज, बट द करेक्ट आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हम लोग डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने, और उन्हीं के नाम पे हम लोग इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। तो इससे हमारा ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि कॉर्नबर्ग एंजाइम हमारा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कहते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेनली हम लोग प्रोकैरियोट्स में ही यूज़ करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का यूज़ हम लोग प्रोकैरियोट्स में नहीं बल्कि यूकैरियोट्स में करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की कुछ सब यूनिट्स हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन। इसकी 5 सब यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन। ये पांचों जो होती हैं मिलके डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बनाती हैं। डायग्राम में से आपको क्लियरली बता चुकी हूँ, सो अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पॉइंट्स पढ़ते समय इसमें क्या है। पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे आगे मूव करता है, ये देखिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे इसमें आगे मूव करता जाएगा, ये इन पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है और न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर रहा है। सो डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। नाउ डीएनए पॉलीमरेज रीड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है हमारा, वो पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करेगा और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा। मीन्स इसको रीड करता जाएगा, यहाँ पे क्या सीक्वेंस और नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डीएनए पॉलीमरेज बाय इटसेल्फ कैन नॉट इनिशिएट द पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या चीज़ है, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप से क्या नहीं इनिशिएट कर सकता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स, इट कैन ओनली ऐड अप टू द न्यूक्लियोटाइड्स विद 3-OH टर्मिनल। ये सिर्फ 3-OH टर्मिनल से ऐड कर सकता है, बट खुद इसको सिंथेसाइज करके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अब जब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इसके लिए हम लोग को एक शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अटैच करते हैं इसके साथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमर। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइमर क्या होता है।
मैंने आपको बताया ना कि शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स आरएनए न्यूक्लियोटाइड की शॉर्ट चेन अटैच करते हैं जिसको कंटिन्यू सिंथेसिस करता है। प्राइमर कंसिस्ट ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए। प्राइमर क्या है? फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए कंसिस्ट करता है प्राइमर। द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम प्राइमेज। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइमर कौन से एंजाइम के साथ कैटलाइज करता है। नाउ सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज 5' to 3' एंड पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड 3' to 5'। मैंने आपको बताया था कि नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होता है हमेशा 5' से 3' होता है। इसी वजह से एक को लीडिंग और एक जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसे हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। रेप्लिकेशन जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी गेन होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कंटिन्यूस सिंथेसिस एट वन स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस एट अनदर स्ट्रैंड। अभी कंटिन्यूस एक पे और डिसकंटिन्यूस ये क्या चीज़ है? तो मैंने आपको बताया था ना कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में कैसे एक हमेशा करेक्ट डायरेक्शन में होता है तो वो पूरा सिंथेसाइज होता है, और दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो हाफ सिंथेसाइज होता है। इसमें प्राइमर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आप लोग जानते ही हैं कि 2 पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। 1 DNA polymerase unit of replication faces the DNA in correct 3' to 5' डायरेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? एक DNA पॉलीमरेज की यूनिट जो होती है वो रेप्लिसोम को करेक्ट डायरेक्शन में फेस करती है। एक रेप्लिसोम को करेक्ट डायरेक्शन मीन्स मैंने आपको बताया ना कि 3' से 5' करेक्ट डायरेक्शन है, मीन्स एक जो DNA पॉलीमरेज है करेक्ट डायरेक्शन में फेस करती है और जो दूसरा DNA पॉलीमरेज है वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स देखिए हमेशा नया DNA स्ट्रैंड किस डायरेक्शन से तो 5' से 3'। ये तो हो रहा है कंटिन्यूस सिंथेसिस है क्योंकि ये करेक्ट डायरेक्शन में, बट एक क्या करता है डिसकंटिन्यूस होता है क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फेस करता है। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। मीन्स जो करेक्ट डायरेक्शन में फेस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। सिंथेसिस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि क्यों कंटिन्यूस और क्यों डिसकंटिन्यूस उसको हम लोग कहते हैं। बट द अदर DNA पॉलीमरेज यूनिट रेप्लिसोम फेसेस द सेकेंड स्ट्रैंड इन रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन जो अलग होता है वो दूसरी डायरेक्शन में फेस करता है। मीन्स 5' से 3' सिंथेसाइज होता है, होना इस तरह से चाहिए बट ये अपोजिट जाता है उसकी डायरेक्शन, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन। DNA polymerase cannot read the template in 5' to 3' direction. Reading and synthesis occur in short segments. इसकी जो रीडिंग होती है वो शॉर्ट सेगमेंट्स में की जाती है, मीन्स स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड में क्या है कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, और वहीं लैगिंग स्ट्रैंड में इसमें काफ़ी सारे प्राइमर्स हम लोगों ने अटैच किए। न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल सीक्वेंस को प्राइमर कहते हैं, वो अटैच किए थे। ये जो स्मॉल सीक्वेंस बन रहे हैं मीन्स एक फुल कंटिन्यूस लेंथ में नहीं जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। यही ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा हट जाते हैं और गैप फिल कर देता है DNA पॉलीमरेज। दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसमें सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस होती है। लीडिंग में कैसी होती है हमारी कंटिन्यूस सिंथेसिस, और लैगिंग में हमारी डिसकंटिन्यूस होती है। मैंने आपको बताया जो शॉर्ट सेगमेंट प्राइमर अटैच करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी सेगमेंट्स कहते हैं। अब हमारा लास्ट और आखिरी मतलब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इन DNA रिपेयर। अब ये प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म क्या है? मीन्स हमारा रेप्लिकेशन हो गया, सब अटैच हो गया, अलग न्यू सिंथेसिस हो गया। प्रूफ रीडिंग क्या चीज़ है? मैकेनिज्म ऑफ DNA रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग। अब ये क्या चीज़ है? जैसे ही हमारा DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस फिनिश होता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के जुड़ने के साथ, वैसे ही हमारे क्या होता है रेप्लिसोम यूनिट वापस आती है अपने पाथ पे, DNA पॉलीमरेज के साथ वापस अपने पाथ पे आती है, और जो उसने न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज की उसको चेक करती है कि कहीं कोई इसमें गलत न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो नहीं अटैच हो गया। अगर बाय मिस्टेक उसमें कोई गलत न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अटैच हो जाता है तो क्या करती है? उसको रिप्लेस करती है। हमारा जो ये DNA पॉलीमरेज है ये 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। DNA पॉलीमरेज कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है? 2 प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी वो शो करता है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज शोन बाय DNA पॉलीमरेज, दैट इज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये दोनों ही एक्टिविटी जो हमारी होती हैं ये 3' से 5' डायरेक्शन में सिंथेसाइज होती हैं। अब मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे ये प्रूफ रीडिंग एंजाइम मैकेनिज्म को कंटिन्यू करता है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है? फर्स्टली द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड मैच एंड रिकॉग्नाइज विद DNA पॉलीमरेज एंजाइम। पहले तो जब रेप्लिसोम इसको रॉन्ग पा लेता है कि रॉन्ग है एंजाइम यहाँ पे, तो इसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है और ये चेक करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होना चाहिए जो इसके साथ करेक्ट सीक्वेंस में हो। Now, the 3' to 5' endonuclease activity unit of the DNA polymerase
मेक्स अ कट इन द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज अबाउट द रॉन्ग न्यूक्लियाइड। यहाँ पे क्या करती है, ये कट लगाती है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं, यहाँ पे कैसे लिंकेज होते हैं, हमारे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं। यहाँ पे ये एक कट लगा देती है। नाउ द कट न्यूक्लियोटाइड इज पुल्ड आउट फ्रॉम द चेन। ये जो कट न्यूक्लियोटाइड होता है इसको चेन से खींच लिया जाता है फ्रॉम द चेन विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस यूनिट। कौन सी यूनिट इसको खींच लेती है, एक्सोन्यूक्लियस यूनिट इसको खींच लेती है। और फिर इसको हम लोग ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज के और फिर न्यू डीएनए पॉलीमरेज फिल इन द गैप विद राइट न्यूक्लियोटाइड। नया राइट न्यूक्लियोटाइड जो हमारा है वो यहाँ पे आ जाता है और डीएनए पॉलीमरेज इस गैप को फिल कर देता है। मैंने आपको बताया था ना कि डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा अनदर एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या है, इट्स अ अटैचिंग एंजाइम, मीन्स एक तरह से ये इसमें ग्लू की तरह काम करता है और ज्वाइन कर देता है राइट न्यूक्लियोटाइड को उसकी चेन के साथ, और यहाँ पे क्या बना देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए लाइगेज एक्टिविटी होती है और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है। सो इस तरह से हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, डीएनए जो बना होता है हमारा न्यू स्ट्रैंड, ये मान लीजिए हमारा न्यू स्ट्रैंड है, ये फिर से रेप्लिकेशन के लिए चला जाएगा, फिर से सेम एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। मीन्स इस टाइप से हमारा डीएनए काफ़ी टाइम बाद चेंज होता है, मीन्स रेप्लिकेट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो जेनेटिक्स का, सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक करना कभी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या क्वेश्चन लिख के सेंड कर सकते हैं और मैं आपको जल्द से जल्द उसका शॉर्ट व्यू एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर डाल दूँगी, जिससे आप इजीली उसे पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियो।